नमस्कार, मैं हूँ रचना। सी टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राम प्रकाश चौबे जी, जो कि पेशे से एक बेहतरीन लीगल एक्सपर्ट हैं। अगर इनकी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो काफ़ी कुछ किया हुआ है। LLB ऑनर्स से LLM क्रिमिनल लॉ में, ह्यूमन राइट्स में, और आपने MA पॉलिटिकल साइंस में, साथ ही PhD भी कर रखी है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जी, मैं आपसे सवाल पूछूं इसके पहले, अभी एक ज्वलंत मुद्दा हम सभी के बीच में उठा हुआ है राहुल गांधी जी को लेकर, तो मैं उससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। सबसे पहले हमें ये बताइए कि राहुल गांधी की सदस्यता का समाप्त होना कितना कानूनी है और कितना राजनीतिक है? देखिए मैडम, इसमें दो पहलू हैं। राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता समाप्त हुई है जी, इसको हम दो पहलुओं में समझ सकते हैं जी। एक कानूनी और दूसरा राजनीतिक। कानूनी पहलू जो है वो ये है कि उन्होंने जो राजनीतिक बयान दिया था मोदी शब्द को लेकर के जी, उसका मुकदमा दर्ज हुआ 499 500 में जी, जिसका मुकदमा चला, प्रॉपर तरीके से उसका ट्रायल हुआ और ट्रायल के दौरान ट्रायल जब समाप्त हुआ उसके पश्चात उनको धारा 500 में 2 साल का कारावास और उनको 15,000 रुपए का जुर्माना हुआ। अगर हम तकनीकी रूप से देखें या कानूनी रूप से देखें तो ये कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा हुई है और सजा कानून में प्रिस्क्राइब है जो उनको सजा दी गई है जी। दूसरा प्रश्न जो है कि क्या ये जो सजा इनको हुई है इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप है या नहीं है, क्या यह राजनीति से प्रेरित है या नहीं है। देखिए मैडम, इस पर कोई अगर टिप्पणी करने से पहले हमको एक बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो पॉलिटिकल है, क्योंकि दोनों ये पॉलिटिकल मेंबर्स हैं, पॉलिटिकल से इनका संबंध है जी। तो बेशक थोड़ा बहुत राजनीति से प्रेरित हो सकता है, लेकिन बीइंग अ लॉ स्टूडेंट या बीइंग अ लॉ एक्सपर्ट जो मेरा मानना है वो ये है कि ये पूर्ण रूप से विधिक था और कानूनी प्रक्रिया के तहत इनको सजा हुई है। इसमें कोई राजनीति मुझे ऐसा बीइंग अ लॉ स्टूडेंट दिखाई नहीं देती जी। पर लोगों के दिमाग में ये बात है सर अभी भी कि अधिकतम सजा क्यों 2 साल की अधिकतम सजा है? हाँ, ये प्रश्न है कि अधिकतम, चूंकि उसमें मैक्सिमम सजा ही 2 साल है जी। अगर उनको 1 साल 11 माह की भी सजा होती जी तो भी उनकी संसद की जो मेंबरशिप है वो नहीं जाती। बिल्कुल। अब अधिकतम सजा जो मजिस्ट्रेट साहब उन्होंने दी है, चूंकि सजा अनाउंस करना, सजा देना जुडिशियल मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशनरी पावर है, वो दे सकते थे तो उन्होंने उसको अपनी पावर का इस्तेमाल करके दिया। तो इस पर एक्चुअली कोर्ट की प्रक्रिया है, इसमें बहुत हद तक टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जनरली जी। अगला सवाल मेरा आपसे है कि राजनीतिक अपराधीकरण के क्या कारण है और इसे रोकने के लिए किन किन सुधारों की आवश्यकता है? हाँ, ये जरूरी एक सवाल था कि राजनीतिक में अपराधीकरण। देखिए मैम, इस पर लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की थी कि राजनीति में जिस तरह से अपराधियों का प्रवेश हो रहा है, जैसे हमने अभी एक बड़ा यूपी का एक बड़ा मामला है जो अभी प्रकाश में आ रहा है, अतीक अहमद वाला जी। कोई भी, चाहे वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, ब्रजेश पाठक हो, और भी जो लोग हैं जो बड़े बड़े रातों रात तो इनका प्रादुर्भाव नहीं होता, ये रातों रात ये अपराधी नहीं बनते, कहीं ना कहीं इनको राजनीतिक परिश्रय मिलता है और उसी राजनीतिक परिश्रय के कारण जो है एक दिन ये अपने आप को जो है स्वयंभू समझने लगते हैं और भगवान समझने लगते हैं। भाई अगर हम देखें अतीक अहमद की पूरी कहानी तो एक दिन में पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल। अब कारण ये है कि राजनीति का जो अपराधीकरण हो रहा है इसको रोका कैसे जाना चाहिए जी। देखिए मैम, किसी भी, चाहे वो राजनीतिक अपराधीकरण हो या किसी भी तरह का कोई भी अपराधीकरण हो, अपराध को सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से रोका जा सकता है और वो है कानून। अब कानून में क्या सुधार होने चाहिए जी? कानून में सुधार एक्चुअली जब आपका लिली थॉमस के केस के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी किया उसके बाद ये विचार किया जाने लगा और इसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1951 का, इसमें सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 में प्रोविजन रखा गया कि अगर एक्चुअली मैम इसके पहले अगर हम देखा जाए, इसके पहले क्या होता था कि कोई व्यक्ति जो है अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ FIR हुआ
वो राजनीति में है, तो जब तक उसको जब तक अपील होती रहती थी या जब तक उसको फाइनल उसका सेंटेंस उसको नहीं हो जाती थी, तब तक जो है वो उसका कोई भी पॉलिटिकल जो है उसको कोई नुकसान नहीं होता था। लेकिन सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 में ये प्रोविजन रखा गया कि अगर आपको किसी भी कोर्ट से, भारत राज्य क्षेत्र में जो संचालित न्यायालय हैं, किसी भी न्यायालय में अगर आपको 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है, तो आपकी जो मेंबरशिप है, चाहे वो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हो, आपका जो है सदस्यता समाप्त होगी। इसके साथ साथ अगले 6 वर्ष तक आपको चुनाव लड़ने के लिए परमिट नहीं किया जाएगा। तो ये तो एक सुधार था। इसके अतिरिक्त मैम देखिए, मेरा ये जो मानना है, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति तो हूं नहीं, अगर बीइंग अ लॉ स्टूडेंट या बीइंग अ लॉ एक्सपर्ट अगर मेरी बात की जाए, तो मेरा ये मानना है कि अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना होगा। बिल्कुल। जो देखिए मैम, कोई ना कोई व्यक्ति, अगर 10वीं पास व्यक्ति जो है पीएचडी करने वाले व्यक्ति की भविष्य का निर्धारण करने लगेगा, तो यही होगा जो हो रहा है। बिल्कुल सही बोला। सर ये बताइए कि मानहानि क्या है और इसमें कितनी सजा का प्रावधान? हाँ, मानहानि, देखिए मैम, मानहानि का जो अपराध है, एक्चुअली मानहानि 2 तरह से होता है हमारे यहाँ। एक तो मानहानि सिविल लायबिलिटी भी तय होती है, जो टॉर्ट में जाता है जी, उसमें सिर्फ कॉम्पनसेशन दिया जाता है। जो अपराधी है या यूं कहूं कि जो अभियुक्त है, उसको कोई सजा नहीं होती। एक होता है क्रिमिनल लायबिलिटी, जिसके संबंध में आईपीसी में प्रोविजन है, 499 में इसका डेफिनेशन दी गई है और 500 में इसकी सजा है। और इसी मामले में जो है आदरणीय राहुल गांधी साहब को जो है सजा हुई थी, और इसी के कारण जो है इनकी संसद सदस्यता गई है जी। क्योंकि आम नागरिक तो ये नहीं समझता ना इतना डिटेल में जी, बिल्कुल। तो उनको ये लगता है कि ऐसे तो लोग प्रधानमंत्री के बारे में भी कुछ भी बोलते रहते हैं, उन्हें सजा क्यों नहीं, फिर इनको क्यों सजा? देखिए मैम, क्या है प्रॉब्लम, ये है जो वर्तमान जो राजनीति है या सामान्य जो व्यवहार में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, अगर मैं मानहानि और राहुल गांधी साहब का स्टेटमेंट दोनों को अगर हम स्टडी करने लगे जी, तो सवाल ये होता है कि जिस दिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसके पहले किसी पर्टिकुलर समाज की रेपुटेशन क्या थी और स्टेटमेंट देने के बाद क्या अंतर पड़ा है, उसके आधार पर जो है सेंटेंस तय होना चाहिए। लेकिन चूंकि वो मामला न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय के द्वारा दी गई सजा है, तो उस पर बहुत ज्यादा विचार रखने की आवश्यकता ऐसा होती नहीं है जी। आपने अभी बताया जैसे कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है संसद की, तो संसद सदस्यों या विधानसभा सदस्य कोई भी हो, तो किन आधारों पर इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए मैम, भारतीय संविधान में आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 जी, 102 में संसद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनकी सदस्यता समाप्त होने के प्रोविजन दिए गए हैं, और धारा 191 में, सॉरी, आर्टिकल 191 में जो है राज्य विधानसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी सदस्यता समाप्त होने से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। वो प्रोविजंस ये हैं कि मैम, या तो वो लाभ का पद धारण करते हो, लाभ का पद मतलब कोई भी प्रॉफिट का, भारत राज्य क्षेत्र में जो है किसी भी लाभ के पद पर अगर वो पदस्थ हैं, तो दूसरा, अगर वो पागल हो गए हैं या उनको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, दिवालिया डिक्लेयर कर दिया गया है, या वो भारत के नागरिक नहीं है। भारत के नागरिक नहीं, आप ये कह सकते हैं कि जब वो संसद के सदस्य थे तो क्या भारत के नागरिक थे? कई बार क्या होता है कि मैम हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, तो अगर मान लीजिए सपोज दैट आप संसद किसी हाउस के आप मेंबर बने, उसके बाद आपने किसी अन्य कंट्री की जो है मेंबरशिप जैसे ही आप लेते हैं, वैसे ही आपकी मेंबरशिप जो है, सॉरी, सिटीजनशिप, मेंबरशिप नहीं, सॉरी, सिटीजनशिप अगर किसी अन्य देश की लेते हैं, तो आपकी भारत की सिटीजनशिप अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो भी आपको आपका सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और एक प्रोविजन है जो अगर आपने दल बदल कानून लागू हुआ भारत में, कि अगर आपने अपना जो जिस पार्टी से आपने चुनाव लड़ा, अगर उसको आप चेंज कर देते हैं तो एक ये आधार है। और दूसरा आधार ये है कि अगर मान लीजिए भारत में कोई भी ऐसा कानून है,
भारत में कोई कानून ऐसा है जो कहता है कि इस पर्टिकुलर कार्य से आपकी सदस्यता समाप्त होगी तो भी आपकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। जैसे आपका जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आया, उसकी सेक्शन 8 जो है, सेक्शन 8 है, वो भी बहुत सारे आधार बताती है कि अगर इन आधारों में भी आपकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। तो ये आधार हैं जिन आधारों पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। जी। तो अब ये समझें कि क्या अब समय आ गया है कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है तो लोग उसका एक तो मिसयूज कर रहे हैं और इसके नाम पर नेताओं के द्वारा अनाप शनाप बयानबाजी हो रही है, तो क्या उस पे ये तो बड़ा दुखद भी है जी, और इस पर क्रियान्वयन होना चाहिए। देखिए मैम, मैंने जो देखा है चुनाव के समय, इलेक्शन के टाइम पर या सामान्य व्यवहार में, जो हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स हैं उनकी जो भाषा है वो इतनी निम्न स्तरीय भाषा है कि जिसका आप व्यवहार में अपने घरों में उसका इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। अब कई बार ये होता है कि साहब हमको तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया आर्टिकल 19(1) में। अब आर्टिकल 19(1) में आपको ये अधिकार दिया है बेशक, लेकिन क्या उस अधिकार का आप इतना इस्तेमाल करेंगे कि वो नैतिकता की परिधि से क्रॉस हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे बयान हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर के जिन पर बात नहीं की जा सकती है, और बड़ा दुख होता है या बड़ा हास्यप्रद भी है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं, इस तरह के भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, यही लोग पार्लियामेंट में या विधानसभा में बैठ करके पॉलिसी का निर्धारण करेंगे और उसी पॉलिसी से देश चलेगा या प्रदेश चलेगा। मतलब अगर आप सड़क छाप भाषा का, टपोरियों टाइप की भाषा का इस्तेमाल करने लगेंगे तो हम आपसे कैसे अपेक्षा करें कि आप जो है देश की पॉलिसी का निर्धारण करेंगे और ऐसी पॉलिसी का निर्धारण करेंगे जो लोगों के लिए हित कर रहे हैं। एक सवाल आपने पूछा था, मैं उसमें एक बात और ऐड करना चाह रहा था। क्या होता है मैम कि वर्तमान में चुनाव, आपने एक सवाल पूछा था कि राजनीति में अपराधीकरण। जी मैम, प्रॉब्लम ये हो गई है कि चुनाव जो है इतने महंगे हो गए हैं और उस समय जो है हम किन्हीं ना किन्हीं इस तरह के जो है मुन्ना मोबाइल पप्पू पेजर टाइप के लोगों की जो है मदद लेते हैं और जब सरकार आती है तो उनको हम कहीं ना कहीं कंपनसेट करते हैं। बिल्कुल सही। और ये अगर इस व्यवस्था को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में ये हमें बहुत प्रॉब्लम करेगा। जी बिल्कुल। सर ये बताइए कि हमारे भारतीय कानून में जमानत के क्या प्रावधान है? किन मामलों में जमानत दी जा सकती है या संबंधित व्यक्ति उसका अधिकारी है? बिल्कुल, देखिए मैम, क्या है, जमानत एक व्यवस्था है जी। जैसे अगर कोई किसी भी व्यक्ति को, देखिए क्या होता है मैम, जब भी जैसे अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर ये संदेह है या आपने किसी व्यक्ति के संबंध में अपराध दर्ज किया जी, तो उसके पास राइट है कि वो न्यायालय में जाए और जमानत प्राप्त कर सकता है। जमानत, जैसा आपने पूछा कि जमानत का अधिकार क्या है या जमानत कितने प्रकार की होती है, तो जनरली एक होता है एंटीसिपेटरी बेल 438। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को ये संदेह है कि उसको ऐसे किसी अपराध में, जिसको हम कानूनी भाषा में कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, संज्ञेय अपराध, कि किसी व्यक्ति को जो है संज्ञेय अपराध के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो उसके पास ये राइट है कि वो सेशन न्यायालय में और हाई कोर्ट में जाकर के एंटीसिपेटरी बेल प्राप्त कर सकता है। एंटीसिपेटरी बेल मींस कि जब भी कोई पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार करने आए तो न्यायालय उसको निर्देशित करे कि उसको गिरफ्तार ना किया जाए। तो ये तो हुआ एंटीसिपेटरी बेल। इसका मिसयूज भी होता है क्या सर? मिसयूज तो नहीं कहा जा सकता मैम, इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि भाई अगर आपने अपराध किया होगा तो ट्रायल में आपको सजा होगी जी, क्योंकि इस देश में ऐसा नहीं है मैम। हम लोग आज की डेट में अगर आपको कहीं पर भी न्याय की उम्मीद अगर कहीं है तो न्यायालय, ठीक है, तो मिसयूज तो नहीं कह सकते। दूसरा मैम, एक होता है रेगुलर बेल जिसको हम 439 कहते हैं। रेगुलर बेल एक होता है मजिस्ट्रेट के समक्ष बेल, 437 कहते हैं जिसको। तो मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन लगा सकते हैं आप बेल का, और अगर मजिस्ट्रेट खारिज करता है तो आप सेशन न्यायालय में भी 439 में
जा सकते हैं, तो ये बेल के प्रोविजन है। एक बात और मैं इसमें ऐड कर दूं, क्या है मैम, बेल जो है जमानत की दृष्टि से अपराधों को दो भागों में डिवाइड किया गया है जी। एक जमानती अपराध और एक अजमानती अपराध। जमानती अपराध का मतलब ऐसा होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को जमानती अपराध में गिरफ्तार किया गया है तो उसका ये अधिकार है उसको कि उसको जमानत पर छोड़ा जाए। लेकिन इस अजमानती अपराध का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसको जमानत न दिया जाए। अच्छा। अजमानती अपराध का मतलब है कि ये न्यायालय का डिस्क्रिशनरी पावर होगा कि उसको जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए या नहीं। लेकिन बेलेबल जो ऑफेंस है, जमानती अपराध जो है, उनमें व्यक्ति का अधिकार होगा कि उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए। जी। ये बताइए सर कि जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस कस्टडी में उसे कितने समय तक रखा जा सकता है? मैम, ये बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन है। हम लोग गांव में रहे हैं जी। तो हमने इसका बड़ा दुरुपयोग देखा है। एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, 3 दिन तक पीटता है, उसके बाद जब उसको पेश करना होता है तो 24 घंटे के पहले की उसकी गिरफ्तारी सो करके उसको पेश करता है। मैं चूंकि गांव से हूँ तो मैंने ये इसका बहुत अच्छे से क्रियान्वयन देखा है। जी। कानूनी प्रावधान तो ये है मैम, फंडामेंटल राइट है ये, आर्टिकल 20 में ये राइट है व्यक्ति का कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द पुलिस स्टेशन के द्वारा तो उसको विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर जो है उसको न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। अब आप एक सवाल जो जनरली आप बाहर निकलेंगे तो देखेंगे लोग पूछते हैं कि सर अब रात के 12 बजे अगर 24 घंटे पूरे होते हैं तो क्या होगा? बिल्कुल, अगर रात के 12 बजे 24 घंटे पूरे होते हैं तो आप जाइए मजिस्ट्रेट के यहाँ, उसको जगाइए और उसके समक्ष पेश करिए, क्योंकि 24 आवर्स से ज्यादा आप जो है उसको रख नहीं सकते। कई बार पूछते, बोले साहब न्यायालय अगर छुट्टी पर है तो किसको? क्योंकि आप चूंकि जबलपुर के हिसाब से अगर इस कानून को पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि आप कह सकते हैं बोले साहब 12-13 मजिस्ट्रेट है, किसी के दूसरे के यहाँ पेश कर दो। बहुत सारी जगह हैं जहां पर सिंगल मजिस्ट्रेट होता है। कई जगह तो ऐसी है कि जहां पर एक मजिस्ट्रेट को 2 जगह क्लब कर दिया जाता है, तो 3 दिन वो यहाँ बैठता है, 3 दिन दूसरी जगह बैठता है। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास ये राइट है कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं मिल रहा है पुलिस अधिकारी को तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करे। ठीक है, लेकिन मैम होता ये है कि आज तक मैंने तो किसी पुलिस अधिकारी को नहीं देखा कि वो रात के 12 बजे किसी को पेश कर रहा हो। वो 3 दिन तक उसको पीटता है। मैं आपको बता रहा हूँ, 3 दिन तक उसकी अच्छी धुलाई करता है, जितना उसको वसूली करनी होती है वो कर लेता है। उसके बाद जो है 24 घंटे के पहले का टाइम डाल करके उसको पेश कर देता है। किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है, बहुत कम लोगों को जानकारी है। इवन गांव में तो मैडम किसी को जानकारी नहीं है। वो बेचारे गरीब लोग जो है इस सब चीजों में पिसते रहते हैं। इसीलिए कानून का नॉलेज जो है, कानून का ज्ञान जो है सबको होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको LLB करना चाहिए, लेकिन जो बेसिक लॉ है वो सबको, उनके बारे में तो व्यक्ति को जानकारी होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है कि लोगों को लीगल नॉलेज दिया जाए। लॉ जो लिखा गया वो इतना कठिन है कि जो LLB करने वाले लोग हैं उनको समझ नहीं आता, तो अब एक नॉर्मल व्यक्ति कैसे समझे? तो अब जरूरत इसकी भी है कि लॉ को जो है आसान भाषा में लिखा जाना चाहिए, और कम से कम इतने प्रोविजन तो आसान भाषा में लिख देने जाने चाहिए जो सामान्य व्यक्ति के लिए आवश्यक है। बिल्कुल। आपने अभी बताया कि 24 घंटे तक ही उन्हें कस्टडी में रखा जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो व्यक्ति के अधिकार क्या है जिसे गिरफ्तार? मैडम, ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का अपराध है ये। अगर व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर पुलिस अधिकारी पेश नहीं कर सकता है तो आप मतलब संबंधित व्यक्ति के पास ये राइट है कि वो हैबियस कॉर्पस रिट मूव कर सकता है और पुलिस अधिकारी के खिलाफ सदोष परिरोध का मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि लोगों को जानकारी नहीं है। और मैम गांव में, यहाँ शहर में तो ठीक है, गांव में तो पुलिस वाला धरती का भगवान होता है, उसको देख करके लोग भाग जाते हैं। कौन उसके खिलाफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट लगाएगा? तो ये हकीकत है। थोड़ा सा एक पुलिस का जो डर है वो है। बिल्कुल मैम, आज भी है। और समाज में वो उस तरह की पुलिसिंग नहीं है हमारे यहाँ जिस तरह की पुलिसिंग होनी चाहिए। अगर पुलिस अधिकारी प्रॉपर तरीके से पुलिसिंग करने लगे तो बहुत सारे अपराध तो हो ही नहीं। बिल्कुल। ये बताइए सर कि राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए कानून में और क्या संशोधन किए जाने चाहिए? देखिए मैम, राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए कानून में तो सुधार ये होने चाहिए कि व्यक्ति का अगर आपराधिक रिकॉर्ड
पता किया जाना चाहिए जी। जैसे हम लोगों ने, आपको एक बढ़िया एग्जांपल बताता हूं मैम, अगर आप पासपोर्ट बनवाने जाइए जी, पासपोर्ट बनवाने जाइए तो उसके पहले क्या होता है कि उस 5-6-7 थानों से उसकी रिपोर्ट मांगी जाती है। जी, जी। मैं कहता हूं कि जो लोग चुनाव जिनको जो लड़ते हैं, हालांकि ये केस था सुप्रीम कोर्ट का फरवरी 2020 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा के केस में कि आपराधिक रिकॉर्ड जो है डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि इनका आपराधिक रिकॉर्ड के साथ साथ इनका सामाजिक रिकॉर्ड भी देखा जाना चाहिए। ठीक है, बात ये होती है मैम कि आप खुद देखिए, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए, लेना अच्छा भी नहीं रहता मंच के माध्यम से, लेकिन आप इर्द गिर्द देखिए, जो भी व्यक्ति पॉलिटिक्स में है उनके इर्द गिर्द जो वो चिंटू लोग घूम रहे हैं, वो आधे से ज्यादा अपराधी तो वही हैं। बिल्कुल। अगर मान लीजिए कोई एक पॉलिटिकल व्यक्ति जो है अपने आसपास के लोगों को ही सुधार दे तो आधा अपराध तो वैसे ही खत्म हो जाए। बिल्कुल। तो बेसिक सी बात है कि हम चुनाव में जब जो है अनफेयर एडवांटेज, अनफेयर मींस का इस्तेमाल करते हैं, इतने महंगे हो गए मैम। आप देखिए, आप जब चुनाव होता है तो उस समय आप देखिए रैली में 5,000 लोग, 10,000 लोग, उनका आप तरीका देखिए, तो सामान्य व्यक्ति जो है उनके पास खड़े होने में उसको डर लगता है। आप ये कैसे, क्या आगे चल के भविष्य तय करेंगे, मुझे तो बड़ा संदेह होता है। लेकिन वो एक बहुत अच्छे शायर थे, उनका एक बहुत अच्छा शेर था कि होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेकर समंदर के हो गए, खुशबू हमारे हाथ से छूकर चली गई, हम सबको फूल बांटकर पत्थर के हो गए। वाह, बहुत खूब सर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। और आपका भी मैडम बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जैसे लोगों को बुलाया कि हम लोग जानकारी दें, नहीं तो हम जैसे लोगों को पूछता कौन है। नहीं सर, क्या है कि लोगों को जागरूक इसी तरह किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो ये थे डॉक्टर राम प्रकाश चौबे जी, जिन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से आप सबको कानून की थोड़ी बहुत जानकारी दी जो हम समझ सकते हैं, उनसे हम ले पाए। तो इसी तरह हम और भी लोगों को लेकर आपके बीच आते रहेंगे। नमस्कार।